नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ऐप योगेश तोमर मैथ्स क्लासेस से, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर कोर्स योगेश तोमर स्पेशल कोर्स, वाईटी स्पेशल कोर्स के नाम से आपको एक कोर्स मिलेगा जिसकी रेट बच्चा 4,500 की जगह पर 2,000 है। और इस कोर्स में क्या क्या रहने वाला है वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो इस कोर्स में डेली 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी, साथ के साथ आपको हर टॉपिक की पीडीएफ मिला करेगी और हर सैटरडे को या किसी भी टॉपिक को खत्म होने के बाद आपको उसकी डाउट क्लास मिलेगी ऐप में ही लाइव। साथ के साथ क्या रहने वाला है बच्चा, इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो 11 महीने की वैलिडिटी है भाई। तो मेरा पहला कोर्स है मेरी ऐप पर, तो शुभ काम मैंने 11 महीने से शुरुआत की है। तो ये कोर्स आपका क्या कहते हैं पब्लिश हो चुका है। आप जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेज कीजिए। साथ के साथ बच्चा मैं आपको बता दूं कि कोर्स में रहने क्या वाला है, 0 लेवल से लेके मीन्स लेवल तक के क्वेश्चंस रहेंगे। आपका एक छोटा क्वेश्चन उठाया जाएगा, छोटे से छोटे क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके एक लेवल तक, मेंस लेवल तक आपका 0 से हीरो बनाने वाले क्वेश्चंस होंगे इस कोर्स के अंदर। और प्रत्येक क्वेश्चन को बेटा डिटेल में एग्जाम पर्पस से, कि एग्जाम में भाई कैसे करके आना है और आपको नॉर्मली कैसे सीखना है। तो बिगिनर्स के लिए पहले सीखने वाली बातें सिखाई जाएंगी, साथ के साथ एग्जाम हॉल में आपको करके कैसे आना है ये बात आपको डिटेल में समझाई जाएगी। और हर मेथड के पीछे की कहानी, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी मेथड है कहां कहां अप्लाई होता है, कब तक वो अप्लाई होता है बच्चा, और कब जाकर वो फेल होता है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ के साथ बच्चा किसी भी क्वेश्चन पर जितनी भी लेवल बनती होगी उतनी लेवल बनाई जाएगी। कहने का मतलब यह है कि एक छोटी सी लैंग्वेज से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्या उसी लैंग्वेज को हम कंटिन्यूअसली बड़ा कर सकते हैं? उस लैंग्वेज में कंटेंट ऐड करते हुए कहां तक हम जा सकते हैं, उस पर कितना लेवल बना सकते हैं? तो इस बात पर पूरा का पूरा भाई साहब डिस्कस होगा। साथ के साथ कंटेंट को प्रॉपर, किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रॉपर लिंक भी करेंगे हम, कि भाई कोई कॉन्सेप्ट है कितने क्वेश्चंस पर काम कर सकता है, ये यहां लग सकता है, ये यहां लग सकता है, कितने। तो मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इस कोर्स में, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं होंगे। मैं सिर्फ आपको हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन के लिए डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप ये जो कोर्स है मैं आपको बता दूं बच्चा कि बिगिनर्स के साथ साथ जो टीचर्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका पैशन है टीचिंग का, वो भी परचेज कर सकते हैं और उन्हें बहुत कुछ इस कोर्स में डिफरेंट मिलेगा बच्चा। तो जाइए, योगेश तोमर मैथ्स क्लासेस के नाम से आप ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और वहां से हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं आप। और साथ के साथ मैं आज से आपको बता दूं कि मैं लगातार, क्योंकि अभी सीजीएल प्री का कट ऑफ आ चुका है, तो सीजीएल मेंस के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो ध्यान से सुन लें भाई। जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई कर लिया है तो मेंस को क्वालिफाई करना चाहते हैं वो ध्यान से सुन लें। उनके लिए मैं आपका सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स, जितने भी क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं आपके 2018 में, 19 में, 17 में, 16 में, इन क्वेश्चंस पेपर को लगातार डे बाई डे, पर डे क्या कहते हैं, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितने भी हो सकेंगे उतने क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लेकिन मैं आपको उन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी बात बता दूं, उन वीडियोस में, अगली वाली मेरी क्लासेस में ये रहने वाली है कि आप लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया होगा, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है ये बात सबसे ज्यादा सिखाई जाएगी, जिससे आपका सीजीएल मेंस इजीली क्वालिफाई हो सके। तो आपको क्लास के अंदर करना बच्चा और क्लास के बाहर और एग्जाम हॉल में करना, ये अलग अलग बातें हैं। तो वही एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं इस बात पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ क्लास में सॉल्व करना और एग्जाम हॉल में सॉल्व करना, ये दोनों अलग बातें हैं बच्चा, लेकिन हमें इन दोनों को एक ही बनाना है। जैसे हमें एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है, हम वैसे ही क्लास में सॉल्व करेंगे बच्चा, अपने घर सॉल्व करेंगे, अपनी सेल्फ स्टडी में सॉल्व करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो एग्जाम हॉल वाला पैटर्न है, जिस पर आप घर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर चुके होंगे, तो आपकी स्पीड डेफिनेट बनने वाली है। साथ के साथ बच्चा अब एग्जाम में टाइम कम नहीं पड़ेगा। जो ये मलाल रह जाता है ना
ये भाई कि एग्जाम में गए और आराम से हमने एग्जाम अटेम्प्ट करना भी शुरू कर दिया, पेपर बहुत आसान लग रहा था, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो ये मलाल रह जाता है कि बच्चा हमारे पास टाइम नहीं बचा, उसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे तो एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी आपको कि भाई आप इन चीजों को जब स्पीड को टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे तो आपकी ये जो कहानी है ये एक्सक्यूजेस दे देते हो, या किसी बच्चे के साथ होता भी है कि भाई टाइम कम पड़ गया, ये वाला एक्सक्यूज नहीं आएगा बच्चा। तो हम आज से ही अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं कि सीजीएल 2020 का आपका क्वेश्चन पेपर है जो 29 जनवरी को कंडक्ट हुआ था। 29 जनवरी को जो पेपर मेंस का कंडक्ट हुआ था उसी के क्वेश्चंस हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चा, जो सीजीएल मेंस 2020 की 29/1/2022 को जो कंडक्ट हुआ है उस एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा कि मिश्र धातु ए में धातुएं X और Y केवल 5:2 के अनुपात हैं। Alloy A contains metals X and Y in the ratio 5:2 only, while the alloy B, their ratio is 3:4. Alloy C is prepared by mixing alloy A and B in ratio 4:5. कहने का मतलब क्या है बच्चा कि A और B दो अलग अलग अलॉय हैं जिनमें X और Y दो टाइप की मेटल हैं, और इनको इसने इस 4:5 की क्वांटिटी में मर्ज किया है, और मर्ज करने के बाद एक नई मेटल बनकर आई है या एक नया अलॉय बनकर आया है, उसमें X और Y का रेशियो क्या रहेगा। तो ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए A थी आपके पास और यहां पर B भी है, तो A में आपके X और Y का रेशियो क्या है बच्चा, A में आपके X और Y का रेशियो है 5:2। अब वहीं पर B में आपके X और Y का रेशियो क्या है बच्चा, आपका यहां पर रेशियो है भाई 3:4। क्या है बच्चा, 3:4। अब देखो उधर ऐसे क्वेश्चंस में अगर मिलाने की बात हो, करना क्या है, आप लोग पढ़े होंगे, प्री निकाल के बैठे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि प्री निकाला है तो बहुत कुछ पढ़ा होगा बच्चा, तब जाके प्री निकला होगा। वहीं पर मैं चाहता हूं कि आपका मीन्स भी निकले, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और वहीं पर करना क्या है, हमें मैंने बोला आपसे कि हमें एग्जाम पर्पज से डिस्कस करना है। तो एग्जाम में क्या करना है कि जब भी भाई आपको इन दोनों को मर्ज करके एक नई क्वांटिटी चाहिए, तो मर्ज करने के बाद एक नई क्वांटिटी चाहिए, लेकिन इन दोनों को मर्ज करना है 4:5 में। 4:5 में बट्टा इनको मर्ज करना है। इसकी क्वांटिटी अगर 4 लीटर लेनी है या 4 किलोग्राम लेनी है, तो उसके जवाब में इस बी की क्वांटिटी होगी 5 किलोग्राम। पहले हम पता कर लेते हैं इस अलॉय में पूरी क्वांटिटी है ही कितनी। तो यहां पर क्वांटिटी है बच्चा 7 और यहां पर भी क्वांटिटी है 7। तो देखिए अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी क्वांटिटी चेक की, क्वांटिटी दोनों जगहों पर बराबर है, लेकिन मुझे चाहिए इसकी वैल्यू कितनी, 4 किलोग्राम, और ये चाहिए मुझे 5 किलोग्राम। तो आपको ये 4 चाहिए और ये 5 चाहिए, दोनों बराबर तो नहीं है भाई। अगर बराबर चाहिए होती तो हम यहीं से जोड़ देते, x x के साथ जुड़ जाता और y y के साथ जुड़ जाता। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि पहली क्वांटिटी से अगर मैं 4 किलोग्राम लूं तो दूसरी क्वांटिटी से मुझे कितना लेना पड़े, 5 किलोग्राम लेना पड़े। तो अब जितनी क्वांटिटी, सबसे पहले पता कर लो दोनों की क्वांटिटी बराबर है या नहीं, नहीं है तो पहले बराबर करो। बराबर होने के बाद बच्चा आपको इनका मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे जितना लेना है। तो पहले वाले से 4 लेना है तो 4 का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले से 5 लेना है तो 5 का मल्टीप्लाई, और कर दो और ऐड कर दो। तो भाई 4 पंजे 20 हो गया बच्चा, ठीक है। और वहीं पर 4 दूनी कितना हो गया बच्चा, 8 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, और उसके साथ साथ 5 4 जा 20 हो गया। आप इनको ऐड कर दीजिए तो 20 और 15 कितने हो गए भाई, 35 हो गए, और 8 और 20 कितने हो गए भाई, 28 हो गए। दोनों को 7 से काट दीजिए, 5 और ये 4, तो 5:4 आपका x और y का वैल्यू आ गया। अब देखो उधर उसने अगर रेशियो पूछा होता सवाल यहीं खत्म हो जाता, लेकिन उसने क्या बोला है भाई कि x का परसेंट बताना है सी में। तो x का परसेंट बताना है भाई, x कितना है बच्चा, 5 है, और कितने में से बच्चा, टोटल मिक्सचर हो गया आपका 9, और इनटू 100 चाहिए भाई। तो देखो 1/9 11 होल नंबर 1/9 होता है ना, तो भाई 1/9 का परसेंट फ्रैक्शन क्या होता है,
तो आपका 1/9 का परसेंट वैल्यू क्या होता है भाई? तो ये होता है आपका 11 होल नंबर 1/9। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 55 होल नंबर 5/9 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और ऐसे ही करना है, थोड़ी स्पीड बनाइए, कैलकुलेशन पर अपना काम कीजिए। अभी मींस बहुत दूर है, तब तक आप बहुत कुछ अच्छे से कर पाओगे। अब देखिए, ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और उसने क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद में बी और सी को शामिल कर लिया। देखिए, ए और बी और सी बड़े प्यार से तमीज के साथ लिखिए आप। करना क्या है आप लोगों को कि भाई ए ने लगाए 54,000 रुपए, ठीक है भाई, और इसने कितने समय के लिए लगाए बच्चा? इसने लगाए होंगे 1 साल के लिए, ठीक है। अब ए ने 1 साल के लिए 54,000 रुपए लगा दिए, 1 साल का मतलब 12 महीने। बी ने उसको शामिल किया, तो सपोज करो बी ने 20 रुपए लगाए और बी ने उसको 4 महीने बाद शामिल किया, मतलब बी ने जो पैसा लगाया होगा वो 8 महीने के लिए लगाया होगा। साथ के साथ आप कह सकते हो भाई कि उसने सी को शामिल किया 6 महीने बाद, मतलब सी ने पैसा जो लगाया होगा वो 6 महीने के लिए लगाया होगा। अब उसने कहा कि इन्होंने अपने लाभ 1:4:5 के अनुपात में बांट दिए। अब देखो उधर, ये 1 यूनिट का वैल्यू है, ये 4 यूनिट का वैल्यू है, ये 5 यूनिट का वैल्यू, आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बेहतर तरीका सीखिए, कैसे कि आप यहां पर रेशियो बनाओगे, अलग अलग इंडिविजुअल निकालोगे, ये आपको बड़ा दिक्कत देगा, 2-3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये था, लेकिन मैं चाहता हूं आपको एग्जाम में कैसे करना है बच्चा। तो एग्जाम में करने के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्या करना होता है भाई, कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाभ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पूंजी और टाइम के। पूंजी और टाइम भाई, कैपिटल और टाइम दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशियो होता है पूंजी इंटू टाइम। अब यहीं से पूंजी क्या हो जाएगी बच्चा? तो यहां से, क्योंकि हमारे पास पूंजी ही पूछी जा रही है, तो पूंजी हो जाएगी बच्चा लाभ अपॉन टाइम। तो भाई प्रॉफिट अपॉन टाइम इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपकी पूंजी, तो इनके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब देखो प्रॉफिट का रेशियो क्या है भाई? 1:4:5। अब देखो टाइम क्या है तुम्हारे, तो पहले वाले का टाइम है बच्चा 12, दूसरे वाले का टाइम कितना है बच्चा? 8 महीने, तीसरे वाले का टाइम कितना है भाई? 6 महीने। तो यहां से एलसीएम ले लो, 12 8 6 का 24 हो जाएगा, 24 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां 2 और 8 से 24 3 बारी, तो ये 12, और 6 से 24 4 बारी, तो ये 20। क्लियर है? अब यहां से कैंसिल आउट कर लो, आप रेशियो बनाना चाहो तो रेशियो बना लो, तो ये 1:6 आपका 10 हो जाएगा। अब देखो एक की वैल्यू कितनी है? 54,000 है, क्योंकि ए ने 54,000 की पूंजी लगाई होगी, और वो पूछ क्या रहा है कि बी और सी दोनों के द्वारा कितनी राशि निवेश की गई है। तो बी और सी दोनों ने कितनी राशि निवेश की है बच्चा? तो 6 और 10 कितनी भाई? 16, और 16 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, एक का वैल्यू 54,000 और 16 का वैल्यू, तो 16 इंटू 54, तो 6 चौके 24, 24 जिसमें पीछे हो भैया आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 3 जीरो चलेंगे बच्चा, है ना? यहां 4 जीरो हैं, आप ये बात देख लीजिए, और यहां पे 3 जीरो हैं, 16 इंटू 3 जीरो। देखो यहीं पर आपको थोड़ा सा समय बचाने की कोशिश करनी है। कैसे करनी है? अगर आप चाहते हो तो आप पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ सकते हो भाई, इनका पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे इस तरीके से, तो आप समय क्या कहते हैं खराब कराओगे अपना। कैसे भाई? कि 54 इंटू 16 आप ये करने बैठ गए, और उसके बाद ये 1000 तो है ही, तो वो 3 जीरो तो पीछे आ ही जाएंगे, क्योंकि आप प्री निकाल चुके, तो नहीं तो आपको होगी। अब भाई इनका मल्टीप्लाई करने में रो जाओगे, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि आप यूनिट डिजिट का काम करो, टाइम बचा सकते हो। यूनिट डिजिट चेक करो, सब में अलग अलग है। तो यहां से 8 6 चौके 24 हो गया बच्चा, तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा, पीछे 3 जीरो रहेंगे ही रहेंगे, तो 4 के साथ पीछे 3 जीरो पहले ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई कि 54 इंटू 16 कितने होते हैं? तो 810, और 810 प्लस 54 864, 864 भाई ये रहा, और पीछे 3 जीरो लग चुके होंगे। अब देखो 810 कैलकुलेशन पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मेरी आप मल्टीप्लिकेशन की वीडियोस देख सकते हो, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहां से आप कैलकुलेशन पर स्पीड पर काम कर सकते हो। क्लियर है बच्चा? तो आप इतने प्यार से इस क्वेश्चन को कीजिए, ये मींस का क्वेश्चन है बेटा, और अच्छा भी क्वेश्चन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अरे देखिए अलजेबर आ गया, घातांकगणित कह लो, सिंप्लीफिकेशन कह लो, कुछ भी कह लो। अब देखो बच्चा, दिक्कत यहां आती है कि ऐसे क्वेश्चंस में लिखने के लिए बच्चा बहुत ज्यादा रहता है।
अब यहां पर आप एक एक पॉइंट को लिखकर चलोगे, बहुत टाइम लगा दोगे। तो करना कैसे है पेपर में, आप दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस देखो, यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो यहां से जो सॉल्यूशन आएगा उसका जस्ट क्या कहते हैं, साइन को चेंज करके उसका सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि रूट में बच्चा। तो मैंने पहले इसी को सॉल्व करने की कोशिश की, किसी एक को पकड़ लो, तो 2 इंटू 2 2 हो जाएगा बेटा, 2 प्लस 3 आपका अंडर रूट 3 और बटे 2, ये हो चुका होगा भाई। अब यहां पर क्या करो कि इसको देखो, कोई भी नंबर रूट से बाहर तब निकल सकती है जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब 2 का मल्टीप्लाई किया बच्चा, तो ये कितना हो गया भाई, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो गया, और नीचे हो गया 4। अब देखो 4 प्लस 2 रूट 3 को ब्रेक कर लिया, रूट 3 इंटू रूट 1। अब यहां से आप चेक कीजिएगा, रूट 3 का स्क्वायर 4 होता है, 3 होता है, रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज 2ab। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज 2ab, एंड ए इज रूट 3 एंड बी इज रूट 1। तो यहां से आपका डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 1 मतलब 1, और 4 का स्क्वायर रूट 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बच्चा, 2 आ जाएगा। अब देखो उधर x का वैल्यू क्या आ गया भाई, x का वैल्यू आ गया यहां से निकलकर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, और यहां से आएगा क्या बच्चा, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 अपॉन 2, x का वैल्यू आ गया 1। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 1 आ गया। यही करना है आप लोगों को। अब देखो करना कैसे है, साथ के साथ हमें क्या करना है, हमें करना है भाई रूट 3 माइनस 1। रूट 3 का वैल्यू बच्चा 1.732 होता है, 1.732 कह लो या 73 कह लो, 2 डिजिट में पूछ रहा है वो, तो 2 डिजिट की बात कर लेते हैं, है ना। अब माइनस 1 और अपॉन 1.73 प्लस 1, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 0.73 और ये हो गया 1.73, लेकिन 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 2.73। पॉइंट से पॉइंट हटा दो भाई, 273 का डिवाइड 73 में कर दो, आप लगाओगे पॉइंट लगा के 730 हो जाएगा। और दूसरी बात, 200 कितना हो जाएगा बच्चा, 730 हो जाएगा। अब यहीं से, अब यहां से 730 में 273 का भाग किया भाई, तो 2 बारी, और 273 दूनी होते होंगे आपके 546। 546 आप 730 से माइनस कर दो भाई, 730 से 546 माइनस किए बच्चा, तो आपके 150, 180, 184, तो 184 बचे होंगे। 184 के पीछे आप 0 लगा लो, और 200 का टेबल पढ़ लो भाई, लगभग 8 बारी चला गया होगा, 7 अट्ठे 56, तो मे भी क्या कहते हैं हो चुका होगा कितना भाई, 7 या 8 है, ऑप्शन है जहां 7 है, तो भाई 7 बारी चला गया होगा, तो 0.27 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना चेक करना होता है आपको। अब देखिए मैंने पूरा डिवाइड नहीं किया, मैंने सिर्फ आइडिया लिया कि लगभग भाई 200 का टेबल पढ़ोगे 1800 पे, तो 7 बारी 8 बारी पढ़ा तो 1600, लेकिन 7 अट्ठे 56, तो 500 2100 के लगभग चला जाता, तो वहीं पे मैंने कम किया 1400, और 7 सत्ते 49, तो 400 और 1400 लगभग 1800 हो चुका होगा, तो 7 बारी टेबल गया होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, अगला वाला क्या कह रहा है, देखिए सिंप्लीफिकेशन सवाल, ये भी अच्छा है। अब देखो करना क्या होता है इन सवालों में कि आप इस सबको पूरे को लिखोगे ना, घंटे तो तुम्हें लगभग वहीं लग जाएंगे भाई, तो घंटे वहीं लग जाएंगे, लिखने में ही तो समय जाता है बच्चा, दिमाग चलाने में कभी समय गया है, आप ही बताओ मुझे भाई, दिमाग चलाने में कभी भी समय नहीं जाता। समय कहां जाता है, समय जाता है लिखने में, और आपको लिखने से बचना है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप एग्जाम में करेंगे तो करने से पहले आप लिखने पर काम कीजिएगा। लिखना कम करना है, दिमाग ज्यादा चलाना है, ओरल कैलकुलेशन ज्यादा करनी है। कैसे करनी है अब यही देखते हैं। देखो आपको ये नंबर दिख रहा है, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 3 जा 3 और 1 4/3, ठीक है, इंटू, अब ये डिवाइड है, चलो भाई डिवाइड लगा दो भाई, डिवाइड लगा दिया, इंटू हटा दिया हमने यहां से, है ना, तो डिवाइड लगा दिया भाई। अब देखो 7 दूनी 14 और 6 20/7 हो चुका है। अब देखो ऑफ का मतलब क्या हो गया, 55 25 और 3 28/5 हो चुका है। अब यहां पहले इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ये सब ब्रैकेट में बंद हैं, सब अलग अलग हैं, तो आप इसको पहले सॉल्व कर लो। अब यहां से सॉल्व किया भाई, 7 से 4 बारी, 5 से आपका 4 बारी, और 4 चौके 16, 16 का भाग 4 में लगेगा बच्चा, तो 1 बचेगा और नीचे 4 आएगा, तो 1/12 निकल के आ चुका होगा। 16 का भाग कर दो भाई, 16 4 से कट जाएगा 4, और 1/4 बटे में आएगा, तो यहां 1/12 आ चुका होगा। अब देखो पहले आपने सिर्फ 1 को सॉल्व किया,
अब दूसरे को लिखो, 5 छिक्के 30 और 2 32/5, साइन इंटू का है तो इंटू लगा दो, 2 चौके 8 और 1 9, डिवाइड लगाया भाई 9/2 इंटू 3 5 15 और 1 16/3। तो यहां 3 से 3 बच्चा, 2 से 8 और 8 से 32 4 टाइम्स, और 4 ये नीचे आ जाएगा तो बच्चा 4/5 और 3 भाग में आएगा नीचे अपॉन में, तो 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, 15 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, डिवाइड का साइन है तो अब डिवाइड लगा दो भाई यहां पे। अब डिवाइड लगा, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया, इंटू भाई 2 3 जा 6 और 2 8/3 हो गया। ठीक है, अब डिवाइड लगाया आपका 5/9 हो गया भाई, तो कितना हो गया 5/9 हो गया। चलो भाई 5/9, और ऑफ का मतलब 5 1 जा 1 और 1 6/5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल कर दो, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स। अब देखो 3 का डिवाइड 3 में कैंसिल, और ये 2 का 4 में 2 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, 4 से 4 को कैंसिल कर दो भाई। ठीक, अब डिवाइड का केस है तो 3 है, अब 3 है लेकिन इंटू बना दो इसको और ये उल्टा कर दो भाई, तो 1/3। अब दूसरी लाइन में लिखने मत जाइएगा, वहीं पर थोड़ा सा, इतना तो आपको पता है, आइडिया लेना है मेंस के एस्पिरेंट, तो आप तो सिंपल सी बात है कि करना ही आपको। और कैसे करना है, अब यहां से कैंसिल आउट कर लो भाई, तो कट रहा है कुछ, किसी से कट रहा है ना, 4 से 3 बार कट रहा है, तो अब ये आ गया 1/15 तिया 45 तिया 135। अब भाई देखो यहां से आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, एक और 0 लगाया, यहां पर 0 बढ़ गया, एक और 0 लगाया, अब 0 बढ़ गया। अब देखो 135, 13 का भाग 100 में। अब देखो 135 का टेबल तुम्हें नहीं आता, मुझे नहीं आता, किसी को नहीं आता, और आई क्यों, जब हमारे पास ऊपर वाले ने दिमाग दिया है तो इतना ज्यादा याद क्यों करूं, जबकि गणित है भाई, तो मैथ्स तो टाइम एट द टाइम बनाया जाता है, एट द टाइम सॉल्व किया जाता है। मैथ्स को काहे याद कर सकते हो भाई, जीएस थोड़ी है कि भाई अकबर के बेटे का नाम जहांगीर था तो उसको याद रखो, तो ये जीएस नहीं है ना बच्चा, ये मैथ्स है, तो एट द टाइम ही किया जाता है। देखो 135 का टेबल ना मुझे आता ना तुम्हें आता, किसको आता है, ऊपर वाले को आता है। अब 13 का टेबल आता है मुझे, और 13 का टेबल पढ़ लो भाई 100 में, तो 13 का टेबल 100 में लगभग कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो आपका लगभग 7 बार। और ये देखो ऑप्शन चेक कर लो, 0.7 और 0.8 के बीच में 0.007 ये मिल गया ना, 0.007 ऑप्शन हो गया, 0.007 मिल गया ना, 2 बार 007 आ गया। अब इससे और लेके अब थोड़ा सा जो भी बढ़ कर आएगा वो 0.8 से 008 से छोटा ही रहा होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, तो ज्यादा टाइम नहीं लेना, लिखना कम है, मैंने सिर्फ समझाया आपको, कैलकुलेशन पर स्पीड करो, उस पर काम करो, थोड़ा सा स्पीड बन जाएगी तो ये मीन्स आपको 2 घंटे में तो छोड़िए बहुत पहले ही निकाल लोगे आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जी एक ऐसे त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है जिसकी भुजाएं AB 35 12 और 37, चेक कर लो भाई, राइट एंगल तो नहीं है, तो क्या पूछ रहा है, बीजी की लंबाई, मतलब माध्यिका का पोर्शन पूछ रहा है, थोड़ा सा माध्यिका का पार्ट पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे वो बाद की बात है, पहले साइड चेक कर लो, मे बी राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 37 स्क्वायर, दोनों बराबर होना चाहिए। 35 का स्क्वायर बच्चा 12 25, 12 का 144, 144 12 25 आपका कितना हो गया भाई 1369, और 37 का स्क्वायर भी 1369 ही होता है, तो दोनों बराबर हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। चलो भाई राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ये 12 होगा बच्चा ए, ये बी होगा, ये सी होगा, ये 35 होगा, ये 37 होगा बच्चा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आपका ये वाला जो पोर्शन होता है मिड पॉइंट पर, यहां कौन होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट पर आपका सर्कम सेंटर होता है। पढ़े होंगे इतना तो, और नहीं भी पढ़े हो तो आज से याद रख लो भाई कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर सर्कम सेंटर होता है बच्चा, और सर्कम सेंटर जिसको आप बोलते हो कि त्रिभुज का परिकेंद्र। तो इस तरीके से जो सर्कल जा रहा होता है इसके वर्टाइसिस से, ये वो वाला सेंटर होता है। अब यहां से लेके यहां तक ये रेडियस होगी अकॉर्डिंग टू सर्कल, ठीक है। और सर्कल रेडियस क्या होती है, सर्कम रेडियस राइट एंगल ट्राइंगल में ये होती है हाइपोटेनस अपॉन 2, मतलब ये हो जाएगी बच्चा 37/2, तो रेडियस होगी भाई 37/2। और देखिए ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस है, तो ये रेडियस रही होगी, और अगर ये रेडियस रही होगी अकॉर्डिंग टू सर्कल, बट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये क्या रही होगी बच्चा, सर्कल के अकॉर्डिंग रेडियस रही होगी, बट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये क्या रही होगी, क्योंकि साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मीडियन से पास हो रही है, तो सॉरी
किससे, वर्टेक्स से पास हो रही है और साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये मीडियन ही होगी। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल दिस इज मीडियन एंड अकॉर्डिंग टू सर्कल दिस इज रेडियस। तो भाई मीडियन हुई तो भी तो ये 37/2 ही रही होगी। और आपको पता है कि यहां पर कहीं इसका सरकम सेंटर सेंट्रॉइड होगा जी। जो सेंट्रॉइड होगा वो मीडियन पर लाई कर रहा होगा, और मीडियन पर लाई कर रहा होगा। और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या है कि मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो भाई ये 2 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, पूरा मीडियन कितना रहा होगा 3। तो ये 3 यूनिट का वैल्यू हो गया बच्चा। और बीजी चाहिए तो बीजी वाला पोर्शन कितना है 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल ले भाई। तो 37/2 इंटू 2/3, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 अपॉन में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 37/3, 3 का डिवाइड कर दे भाई 12.3 आंसर आ चुका होगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चा। अब देखो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 88 और 132 है। देखो बेलनाकार है, क्या है, बेलनाकार है मतलब सिलेंडर, और सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो बेचा 2πRh, ठीक है। सो सिलेंडर का लेटरल सरफेस कर्व सरफेस एरिया CS से बोला जाए तो 2πRh होगा। साथ के साथ उसका आयतन क्या होगा भाई, आयतन होगा उसका πr² और h होगा, ठीक है। अब ये πr² इसका वॉल्यूम होगा, और जो कितना दे रखा है भाई, ये 88 दे रखा है, ये 132 दे रखा है। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये आप अलग अलग सॉल्व करते हैं, 72 तरह के एक ही बार में हो जाएगा। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहां से 2/r बचा होगा। और आप इसको काट दो भाई, 42 44 से 3 बार 2 बारी और 44 से 3 बारी। अब देखो 2/3 हो गया, यहां 2 से 2 कैंसिल, r की वैल्यू हो गई 3। अब क्या चाहिए उसको, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट चाहिए। अब इनमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला पकड़ लो, हाइट निकाल दो भाई। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 3 और h का वैल्यू मुझे नहीं पता, और जो बराबर कितना है 88 के बराबर कितना है भाई, 88 के बराबर है। अब यहां 22 दूनी 44, 44 से 88 2 बार काट दो भाई। कितनी बारी काट दो, 2 बारी काट दो। 7 जाके उस तरफ मल्टीप्लाई करेगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा भाई। तो 14/3 हो जाएगा, तो आपका 4 होल नंबर 2/3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 4 होल नंबर 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, कर पाओगे। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चा क्वेश्चन था ये तो मेंस वाला क्वेश्चन था ही नहीं, प्री वाला था। हाँ भाई 7 sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा इक्वल्स टू 5, ये क्वेश्चन है आपका। और पहले चतुर्थांश में स्थित मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो सारे रेशियो पॉजिटिव ही रहेंगे। ये पढ़े होंगे आप कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी एंगल लाई करते होंगे, उन सभी एंगल्स के लिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसकी वैल्यू चाहिए उसको, तो क्या आपत आ गई भाई, इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्या कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 7 sin² थीटा, इसको मैं तोड़ दो पहले, क्योंकि 4 cos² दे रखा है, तो 4 cos² थीटा बच्चा, ठीक है। अब इसको तोड़ दो, इसके साथ 4 ही ले लो, तो 4 sin² थीटा, ठीक है। और प्लस क्या बचा होगा आपका 3 sin² थीटा, बहुत बढ़िया। और इक्वल्स टू क्या दे रखा है 5। हो गया सवाल। कैसे हो गया भाई, ऐसे हो गया कि इन दोनों से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया तो sin² प्लस cos² बचा होगा। sin² प्लस cos² क्या होता है बच्चा, 1 होता है, तो 4 इंटू 1 होगा, और ये प्लस में रहा होगा 3 sin² थीटा। ये 4 उधर जाएंगे तो 5 से माइनस हो जाएंगे, तो बच्चा 3 sin² थीटा इक्वल्स टू 5 से 4 माइनस हो गए, तो कितना बचा, 1 बचा। और यहां से sin² थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चा, क्योंकि ये 3 अपॉन में जाएगा, 1/3 होगा, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, तो 1/√3 आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब 1/√3 साइन थीटा की वैल्यू होती है, बट किसी एंगल की वैल्यू नहीं होती है, आपको पता है, होती है किसी एंगल की, लेकिन आपको नोन नहीं है, क्योंकि आप 0 जानते हैं, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, एंड साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। और उसके बाद यही वैल्यूज पॉजिटिव निगेटिव होती रहती है आगे कंटिन्यू करने पर, बट एग्जैक्ट ये किस एंगल की वैल्यू है मुझे और आपको दोनों को ही नहीं पता। तो अब यहां पे कर क्या सकते हो आप, तो यहां पर आप लगा सकते हो क्या, साइड्स का रेशियो, बिकॉज साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है किसी भी ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल में किसी थीटा एंगल के लिए साइन इक्वल्स टू 1/√3 दे रखा है, इट मींस परपेंडिकुलर इज 1
एंड हाइपोटेनस इज √3। तो बच्चा यहां से आप वैल्यू पुट कर लो भाई, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 3 है, यहां से बेस निकाल लो। और बेस क्या होता होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, किसके अंदर, रूट के अंदर। तो हाइपोटेनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये रूट में रहे होंगे बच्चा, तो आपका बेस आ गया √2। बेस √2 आ चुका है, अब वैल्यू पुट कर दो। देखो √3 सेक थीटा क्या होता है भाई, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है भाई, √3, और बेस कितना है भाई, √2। बस इज्जत के साथ वैल्यू पुट करो, प्लस टेन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 और बेस √2। ठीक है भाई, अब वैल्यू पुट करो फिर से, कॉट थीटा √2। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, तो कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना है बच्चा, √2, और परपेंडिकुलर कितना है भाई, √3। ठीक, माइनस √3, बहुत अच्छी बात है। ठीक, सॉरी परपेंडिकुलर 1 है यहां पे, तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, 1 है, 1 पुट कर दो। यहां से √3, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है बच्चा, तो कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, √2 है, और हाइपोटेनस कितना है, √3 है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये √3 इंटू √3 3 हो गया, 3, और ये एलसीएम सेम रहेगा, तो 3 + 1 4 हो गया, 4/√2 हो गया बच्चा। अब देखो नीचे से सॉल्व करो, यहां पर √3 से √3 कैंसिल हो गया, अब इन दोनों से √2 कॉमन ले लो, तो भाई √2 कॉमन ले लिया। अब साथ के साथ यहां रूट इसमें बचा होगा, √2 - 1 बचा होगा। अब देखो कैंसिल आउट कैसे करेंगे, √2 और √2 ये मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, क्योंकि ये अपॉन में आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला √2 अपॉन में आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करेगा बच्चा, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 2 बना देंगे, और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 तो ये मिल गया तुम्हें, और साथ के साथ नीचे माइनस है, इसका कॉन्जुगेट ऊपर जाएगा तो प्लस वाला साइन बन जाएगा, तो √2 + 1 ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। क्लियर है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, यही करना है आपको एग्जाम में, जितना हो सके उतना कम लिखो, जितना हो सके उतना फास्ट करो, यही आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। अब आते हैं हम देखो अपने अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है भाई हमारा अगला क्वेश्चन। मान लें कि ये नंबर दे रखा है, जब y को x में जोड़ा जाता है तो परिणामी 7/13 आ जाता है, भाई मान ही लो, और कर भी कह सकते हो, सवाल तो है ही। देखो 4 पंजे 20 और 3 23/4, इज्जत के साथ पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लो भाई, ठीक है, माइनस 3/7 लिखा ही हुआ है, इंटू 4 × 15 60 और 3 63/4 लिख दो बच्चा, क्लियर है, और प्लस 35 दूनी 70 और 2 72/35 लिख दो भाई। डिवाइड का केस लगा हुआ ही है, तो 25 से कम 25 और 11 36, लेकिन डिवाइड है इनटू में बदल दो, तो 36 नीचे आ जाएंगे बच्चा, तो 25 गए ऊपर और 36 आ गए नीचे। अब पहले इसको सॉल्व कर लो, उसको बाद में देखेंगे हम अपॉन वाले को। यहां पर आप 36 से 72 को काट दो 2 बारी, 25 5 बारी 5 से, और 35 7 बारी 5 से, ठीक है बच्चा। अभी यहां पर आपने देखो 7 से 63 काटा 7 बारी, ठीक, यहां पर 7 से 63 काटा कितनी बारी, 7 बारी में भी कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि मिसप्रिंट है मेरे हिसाब से, ठीक है भाई, कोई नहीं, पर आगे देख लेते हैं अभी फिर भी हम। तो यहां पे 7 23/4 हो गया, और ये 7 × 21/4 हो गया, सॉरी 9 बारी घटा होगा, 9 × 27 हो गए बेटा, 23 में से 27 माइनस हुए तो -4/4 हो गया, तो ये माइनस बना लिया, ठीक है। और यहां से क्या आ गया भाई, 5 दूनी 10, तो 10/7 आ गया भाई, तो ये कितना आ गया बच्चा, 10/7 आ चुका है, ठीक है भाई। अब 10/7 आ चुका है, तो ये -1 और 10/7 को सॉल्व कर लो, तो ये बचा होगा भाई 3/7, कितना बचा होगा, 3/7 बचा होगा। अब बच्चा नीचे वाले को पकड़ लो, अब नीचे वाला क्या कह रहा है ये नंबर, तो 3/4 यहां पे सॉल्व कर लेते हैं हम, 3/4, ठीक है, डिवाइड 5 चौके 20 और 1 21, लेकिन मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो 4/21 हो जाएगा, प्लस 5 × 5 25 और 3 28/5 हो जाएगा, और डिवाइड है तो इंटू लगाओ, तो 5 × 45 और 4 49, तो 49 को नीचे लेके आओ, और किससे भाग कर रहे थे, 15 से, तो 15 को ऊपर लेके जाओ। अब इसको सॉल्व करो भाई, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, यहां से सॉल्व किया बच्चा, देखो 5 से 15 काटा आपने 3 बारी,
5 से 15 काटा आपने 3 बारी, ठीक है, तो 5 से 15 3 बारी, और यहां से 4 से 4, 3 से 7, ठीक है भाई। अब 7 से काट दो 7 बारी, सॉरी 4 बारी, और 7 से काट दो 7 बारी। अब देखो ऊपर यहां पे बचा क्या 1/7, यहां पे क्या बचा बच्चा 4 3 12/7, तो 12/7 बच गया। अब ये कितना हो गया होगा बच्चा 13/7, तो यहां 13/7 लिख दो भाई। दोबारा से देख लो, 1 और 12 13, 13/7 हो गया होगा, तो यहां 13/7, 7 से 7 काट दो, तो ये हो गया भाई 3/13, किसका वैल्यू x का। अब बोल रहा है कि ये x है जब y में x को जोड़ा जाता है, तो x प्लस y, तो यहां पर प्लस y और करना है आपको, और वैल्यू हो जाती है 7/13। तो भाई आंसर हो तो गया, 3 में क्या जोड़ू के 7 हो जाए, तो 4/13, तो है गई, है ना ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो चुका होगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चा मैं। एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपए में बेचा जाता है, 6.5% की छूट देकर कितने में बेचा जाएगा। तो देखो 10.5% की छूट दी होगी तो 89.5 की वैल्यू रही होगी, और 89.5 की वैल्यू 716 रही होगी बच्चा। अब यहीं पर 6.5% की छूट दोगे आप। देखो यार MP 100 रहा होगा ना। अब देखो मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि आप CGL मेंस देने जा रहे हो, और CGL मेंस देने वाले हो तो इसका मतलब यह कि आपने प्री क्वालिफाई किया है, तो आपको बेसिक मैथ्स आती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सिर्फ मैं आपको स्पीड पर काम करना और उसी पर बस पकड़ना कि हमें पकड़ना क्या है, कितना पकड़ना है, कितना लिखना है और कितनी जल्दी उसका उत्तर देना है, इस पर चर्चा करने के लिए मैं आया हुआ हूं। तो अगर आप कहें कि मैं इसको डिटेल में, तो आप डिटेल में मेरी ये डिस्काउंट की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आप डिस्काउंट की वीडियो देखिए, वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वहां पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं, तो आप वहां पर वीडियो देखिए, वहां से आपको ये चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो देखिए अब ये 10.5% की छूट दी थी, तो MP 100%, 100 में 10.5 का छूट दे दिया बच्चा, तो 89.5 बेचा होगा भाई। 10.5% का छूट दे दिया तो 89.5% पर आप बेचोगे, और जिसका वैल्यू कितना है बच्चा 716। अभी चाहिए 6.5% की छूट, तो भाई 6.5% की छूट पर आप बेचोगे 93.5% पर, और उसका वैल्यू क्या होगा 716 अपॉन 89.5 इंटू 935। क्लियर है 93.5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखो सॉल्व करने के लिए भी आपको यहीं पर दिमाग लगाना पड़ेगा, और कैसे ही लगाएं, क्या ही लगाएं, कहां से लगाएं, यहां पे बात करते हैं। चलो तो भाई पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 से इसको काट दो, 5 से इसको काट दो, बस इतना ही कर लेते हैं, है ना। 5 से ही काट लेते हैं, जिससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम यूनिट डिजिट से आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखे, तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। तो 5 से इसको काट दो भाई, तो 5 का डिवाइड इसमें क्या होगा 1 बारी, 4 43 8 और 3 7 बारी। यहां 5 का भाग क्या होगा बच्चा 1 बारी, 17 पंजे 85, ठीक है, और 4 5 9 बारी, ठीक है। 179 टाइम्स आपका किसका डिवाइड गया होगा आपका 5 का। अब देखो उधर 7 इंटू 6 कितना हो गया भाई 42। अब मुझे बताओ 9 के टेबल में 2 कहां मिलेगा, तो 7 और 8 दोनों का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट हो गया आपका 42, तो भाई 2 आपका यूनिट डिजिट हो गया। तो बताओ 9 के टेबल में 2 कहां मिलेगा, तो 9 8 जा 72, 8 वाले को आंसर टिक मार दो, 8 वाले को आंसर टिक कर दो और जल्दी निकल लो अगले क्वेश्चन के लिए, जिससे समय खराब ना हो। अब देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चा, इसकी वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां पर एक x का डिवाइड कर दो दोनों साइड में, तो x का डिवाइड करोगे भाई तो यहां x बचा होगा, यहां पर 1 के अपॉन में x आ जाएगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा, और ये √-7x है, x कैंसिल हो जाएगा, √7 को उधर भेज दो भाई, तो ये √7 प्लस के हो चुके होंगे। अब बच्चा x की पावर 5 चाहिए, तो x टू दी पावर 5 कैसे मिलेगी भाई, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। उस केस में चेक कीजिए बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाएंगी, तो x टू दी पावर 5 मिल जाएगा मुझे। तो मुझे पावर 5 वाला फॉर्मेट बनाना है, तो पहले स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो। तो स्क्वायर करने क्या भाई, तो स्क्वायर क्या होता है बच्चा ऐसे केस में, तो ऐसे केस में स्क्वायर होता है कि जो भी नंबर दे रखा है इसका स्क्वायर कर दो, अगर प्लस का केस है तो माइनस दो, अगर माइनस का केस है तो प्लस दो। तो इसका स्क्वायर किया बच्चा तो कितना हो गया 7, केस प्लस का है तो -2, और कितना आ गया भाई 5 आ गया। और अगर यही माइनस का केस होता तो यहां पे क्या कर देते हम +2 कर देते।
अब यहीं पर बच्चा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कैसे निकालोगे भाई? तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालोगे आप ऐसे कि भाई क्या होता है कि इस नंबर का क्यूब कर दो और माइनस इसी नंबर का 3 गुना माइनस कर दो, तो इसी नंबर का क्यूब माइनस कर दो, क्यूब कर दो और क्यूब से 30 नंबर का माइनस कर दो, क्या 3 गुना। तो भाई 7√7 का क्यूब हो गया बेटा 7√7, √7 का क्यूब हो गया भाई 7√7, ठीक है। √7 क्यूब क्या हो गया बच्चा? √7 इंटू √7 इंटू √7, तो ये 7 हो जाएगा और ये 7√7 हो गया, -3 और a इसका मतलब √7, तो 3√7 माइनस कर दो भाई, ठीक है भाई। 3√7 माइनस कर दो यहां से, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना भाई, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ गया होगा 4-4√7 भाई, 7√7 में से 3√7 माइनस कर दे तो 7 में से 3 माइनस होके 4√7 वैल्यू आ चुकी होगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो भाई, अब इन दोनों का क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो x² का मल्टीप्लाई यहां किया होगा तो x⁵ हो गया होगा, x² का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो यहां से 1/x आया होगा, ठीक है। x की 1/x² का बेस x³ में करोगे तो यहां से +x आया होगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 और x² x³ x⁵, तो 1/x⁵ आया होगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 20√7 आया होगा, तो 20√7। अब देखो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना है बच्चा? √7। लिखना नहीं है क्योंकि अब दोबारा से लिखोगे टाइम खराब करोगे। तो ये चाहिए, इसका वैल्यू जो दे रखा है मुझे √7 दे रखा है भाई, यहां बनाया तो मैंने, तो ये √7 को उधर भेज दो भाई, तो क्या बचा होगा? 19√7 बचा होगा, और 19√7 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं भाई हम। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, देखो एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3% अधिक है। मैं स्पीड में इसीलिए करा रहा हूं कि जिससे आपका दिमाग भी स्पीड में ही चले, आप इसको समझने की कोशिश भी स्पीड में करें, क्योंकि आप मेंस देने वाले हैं भाई, तो मेंस देने वाले हैं तो स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, और चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3% अधिक है। बचत 66 सही 2/3% कितना होता है भाई? 2/3 होता है। तो ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये सेविंग हो गई, तो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो सेविंग से अधिक है। तो यहां पर सेविंग बच्चा 3 हो गई, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 5 हो गया। क्लियर है? सेविंग 3 हो गई तो बच्चा एक्सपेंडिचर 5 हो गया। अब देखो सर, यहां पर आप क्या लगा सकते हो? एलिगेशन लगा सकते हो, क्योंकि सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के क्या बनती है? आपकी इनकम बनती है। और अगर आप इसमें मानकर चलते हो भाई कि अब देखो इनकम कितनी हो गई? इनकम 5 हो गई बच्चा। अब बोले वो क्या कि उसकी आय में 44% की वृद्धि होगी, तो आप इस पर 44% बढ़ा सकते हो, आप इस पर 44% बढ़ा सकते हो। तो भाई 5 का 44% कितना हो जाएगा बच्चा? 2.2 हो जाएगा। तो नई इनकम जो होगी वो 7.2 हो जाएगी। तो जो नई इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चा? 7.2 हो जाएगी। वहीं पर मासिक व्यय में भाई एक्सपेंडिचर में 60% की वृद्धि हो गई, तो यहां 60% बढ़ा दो भाई 5 का, तो 5 का 60% बच्चा 3 होता है, और 3 बढ़कर ये खर्चा कितना हो जाएगा भाई? 5 छक्के 30, 3 ही होता है भाई, तो 5 का 44%। ठीक है भाई, तो सेविंग बिगड़ रही है उसकी, लेकिन इनकम ज्यादा हो रही है उसकी। अच्छा ये 8 हो जाएगा बच्चा, सॉरी यहां पर गलती कर दी मैंने, कोई नहीं दोबारा से कर देते हैं उसको ही, वहीं की वहीं, क्या ही टाइम लग रहा है यार। तो 8 का 44% कितना होगा भाई? तो 332, 3.52 है ना। तो 3.52 आप यहां पर लिख दीजिए, क्योंकि 8 चौके 32, 320 और 32 कितने होते हैं? 352। तो 3.52 की वृद्धि हो गई होगी, तो नया जो एक्सपेंडिचर आया होगा वो, सॉरी सेविंग आई होगी वो 11.52 रही होगी, तो 11.52 रही होगी बच्चा। बहुत अच्छी बात है। अब देखो उधर यहां 60% बढ़ गया भाई एक्सपेंडिचर, तो ये +3, तो नया एक्सपेंडिचर 8 हो गया। अब 8 माइनस कर दो नई इनकम में से, तो यहां पर इनकम आ गई होगी आपकी कितना भाई? 11 में से 8 माइनस कर दो तो 3.52 सेविंग बची होगी। 11.52 आपकी इनकम, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो 3.52 आपकी सेविंग बची होगी। और यहां पर बच्चा जो सेविंग बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है भाई? तो 0.52 बढ़ रही है, और 0.52 कितने के बराबर है भाई? 1040 के बराबर दे रखा है उसने।
उसकी मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत बढ़ी, सेविंग बढ़ी कितना 0.52 का वैल्यू कितना 1040, तो 0.52 का वैल्यू 1040 बच्चा। अब एक का वैल्यू कितना हो गया उसका, तो यहां से बाटा डिवाइड कर दो इसको दो बारी, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो और बढ़ा देना बच्चा, तो 2 जीरो और 1 जीरो ये वाला है ही, तो 2000 वाली कट चुका होगा। और क्या चाहिए उसको, आरंभिक व्यय, व्यय कितना है भाई स्टार्टिंग में उसका 5, तो 5 की वैल्यू चाहिए भाई उसको, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 की वैल्यू 2000 होगी, 5 की वैल्यू 10,000 होगी बच्चा, 10,000 टिक कीजिए और निकल लीजिए। क्लियर है। अब देखो उधर इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते थे भाई, एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर बढ़ गया आपका 60, ठीक है, और सेविंग का पता नहीं मुझे कितनी बढ़ी है, ठीक, यहां पर लेकिन दोनों को मिला के इनकम बढ़ी थी 44, कितनी बढ़ी थी बच्चा 44। अब यहां पर देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो था 5 और 3, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना था बच्चा 5 और 3। अब यहां से आप निकाल सकते हो 60 में से 44 गए तो 16, लेकिन ये जो 16 आ रहा है वो 3 का वैल्यू आ रहा है, तो 3 का वैल्यू 16 है बच्चा, तो 3 का वैल्यू हो गया 16, 5 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई 80/3 हो जाएगा, 3 अपॉन में आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर देगा तो 80/3 हो जाएगा। तो सही मायने में यहां पर घटाने के बाद क्या आया होगा बच्चा 80/3 आया होगा, क्या आया होगा यहाँ 80/3, यहां 16 रहा होगा। क्लियर है, यहां 80/3 एंड यहां क्या रहा होगा 16 रहा होगा। अब देखो सर ये नंबर बड़ा, बड़े में से छोटा माइनस करके ये हो गया, तो ये नंबर छोटा रहा होगा, तो 44 में से इसको माइनस कर दो, तो 44 माइनस 80/3, तो ये 132 माइनस 80 52/3 आ गया, कितना आ गया भाई 52/3। तो इतने परसेंट आपकी सेविंग बढ़ी होगी, और ये सेविंग किसका बढ़ी होगी बच्चा 3 का, क्योंकि आपकी सेविंग 3 है, और 3 का 52/3% निकाल लीजिए, और ये कितना 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 52% कितना भाई 52% इतना आपकी सेविंग बढ़ी होगी, और जिसकी वैल्यू दे रखी है 1040, तो यहां 52% का मतलब हो गया बच्चा 52/100, 52/100, और इसका वैल्यू 1040, सेविंग उसका एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना है बच्चा 5, तो 5 की वैल्यू निकाल लो भाई। अब देखो 52 से ये 20 बारी, 20 के साथ 100 मल्टीप्लाई करेगा 2000, 2000 पंजे कितना हो जाएगा 10,000, तो यहां से भी आंसर आ जाएगा आपका 10,000। तो आप ऐसे भी कर सकते हो एलिगेशन लगा के, आप यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है ये भी कर सकते हो, तो जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो, दोनों ही मेथड ठीक हैं, लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करूंगा कि आप एलिगेशन की तरफ जाएं। अगर एलिगेशन आपको थोड़ा सा वीक लग रहा हो तो आप एलिगेशन की मेरी क्लास ले सकते हैं, मैंने वहां पर भी आपको इनकम और सेविंग के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो मेरी एलिगेशन की वीडियोस देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो चैनल से जाके ले लीजिएगा, वहां से आप वीडियोस ले लीजिए, इनको देखिए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट देखिए, एलिगेशन पर थोड़ा सा काम कर लो, क्योंकि भाई एलिगेशन बहुत क्वेश्चंस में लगने वाला है, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में कम से कम 5-6 क्वेश्चंस में आपका एलिगेशन लग ही जाता है, तो भाई 5-6 क्वेश्चन बहुत होते हैं बच्चा, ठीक है। तो इसके बाद हम बाकी का आपके क्वेश्चंस करेंगे अपनी अगली क्लास में, और अगली क्लास थोड़ी हमारी लंबी होने वाली है क्योंकि हमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। बाकी हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो को शेयर जरूर कर दो जितने भी आपके और भी दोस्त हैं। जय हिंद।